हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की वर्कबुक मंथन की कार्यपत्रिका 9 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। आपकी इस वर्कशीट 9 का टॉपिक है अलादीन का चिराग। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आइए पढ़ें अलादीन को जादुई चिराग कैसे मिला। तो इसे हम यहाँ पर ये कहानी दी गई है अलादीन के चिराग की, इसे पढ़कर जानेंगे कि कैसे अलादीन को जादुई चिराग मिला। बगदाद शहर में अलादीन अपनी माँ के साथ रहता था। कहाँ रहता था? बगदाद शहर में। वे बहुत गरीब थे, लेकिन अलादीन अपनी माँ की आँख का तारा था, यानी कि बहुत ही प्यारा था। एक दिन एक व्यापारी उनके घर बहुत सारे कीमती उपहार लेकर आया, यानी कि कीमती उपहार, बहुत महंगे महंगे उपहार लेकर उनके घर आया और कहा कि वह अलादीन का चाचा है। उसने अलादीन की माँ से अलादीन को अपने साथ व्यापार करने के लिए ले जाने की अनुमति मांगी। असल में वह एक दुष्ट जादूगर था, कोई चाचा नहीं था। वह एक गुफा में रखे जादुई चिराग को हासिल करना चाहता था। हासिल करना यानी कि उसे लेना चाहता था, और केवल कोई साफ दिल वाला व्यक्ति ही उस चिराग को गुफा से ला सकता था। अलादीन बेहद साफ दिल का नेक इंसान था। गुफा के पास पहुंचकर जादूगर ने अलादीन को अंदर जाकर चिराग लाने को कहा। गुफा के अंदर बहुत सारा खजाना था। अलादीन की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। उसने चिराग उठाकर चाचा को आवाज़ दी, चाचा मुझे बाहर निकालो। जादूगर बोला, पहले मुझे चिराग दो, फिर मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। किंतु अलादीन पहले बाहर आना चाहता था और जादूगर क्रोधित होकर आंखें तरेरने लगा और गुफा का मुंह बड़े से पत्थर से बंद करके चला गया। अंधेरी गुफा में बैठकर खूब रोया। मदद के लिए अलादीन की आंखें तरस गईं, लेकिन वहां पर कोई नहीं आया। वह खूब चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया। अचानक चिराग में रगड़ लगने के कारण उसमें से एक जिन्न प्रकट हो गया, यानी कि जिन्न निकला। वह अलादीन से बोला, क्या हुक्म है मेरे आका। तो हमने अब ये कहानी पढ़ी है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके आंसर हमें इस कहानी को पढ़कर देने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, कीमती उपहार का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत बड़ा उपहार, बहुत महंगा उपहार, ऐसा उपहार जो किसी के पास ना हो, या किसी उपहार में दी गई वस्तु का नाम। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि कीमती उपहार का अर्थ होता है बहुत महंगा उपहार। अगला क्वेश्चन है, जो हुक्म मेरे आका किसने कहा? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, अलादीन ने, चाचा, माँ, या फिर व्यापारी ने। तो किसने कहा था? जिन ने कहा था, लेकिन ये ऑप्शन में जो है जिन शब्द नहीं दिया गया है, तो इसलिए आप यहाँ पर जिन लिखेंगे और यहाँ पर आप करेक्शन कर लेंगे। नेक्स्ट है, अलादीन कहाँ रहता था? तो अभी हमने कहानी में पढ़ा था कि अलादीन बगदाद शहर में अपनी माँ के साथ रहता था। अगला क्वेश्चन है, चाचा ने अलादीन को गुफा से क्यों नहीं निकाला? तो क्यों नहीं निकाला? चाचा ने अलादीन को गुफा से इसलिए बाहर नहीं निकाला क्योंकि वह पहले अलादीन से चिराग लेना चाहता था, लेकिन अलादीन पहले गुफा से बाहर आना चाहता था। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि कहानी में कुछ मुहावरे आए हैं, जैसे कि आँख का तारा। नीचे गद्यांश में आए मुहावरे दिए गए हैं और उनके अर्थ चित्र द्वारा दर्शाए गए हैं। मुहावरों का सही अर्थ पहचानिए और लिखिए। तो यहाँ पर ये अर्थ दिया गया है, बहुत प्यारा, क्रोध करना, हैरान हो जाना, इंतजार करते रह जाना। तो यहाँ पर पहले चित्र में मुहावरा है आँख का तारा, तो जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुत प्यारा। नेक्स्ट चित्र में कौन सा मुहावरा है? ये है आंखें आश्चर्य से फटी रह जाना। तो आंखें आश्चर्य से फटी रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा हैरान हो जाना। तो यहाँ पर लिखेंगे हैरान हो जाना। नेक्स्ट मुहावरा है आंखें तरस जाना, तो इसका अर्थ है इंतजार करते रहना। तो यहाँ पर लिखेंगे। अब अगला मुहावरा है आंखें तरेरना। तो आंखें तरेरना, इसका क्या अर्थ होता है? तो आप देख सकते हैं इस चित्र में जो है क्या है, आंखें जो हैं गुस्से से लाल हैं, यानी कि क्रोध करना, जिसका अर्थ होगा क्रोध करना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
पिताजी के छोटे भाई को चाचा जी कहते हैं, सभी जानते होंगे। क्या अब आप बता सकते हैं कि निम्नलिखित को अपने घर की भाषा में क्या कहते हैं? यहाँ पर कुछ रिलेशंस के नाम दिए गए हैं, आप अपने अपने उन संबंधों का नाम लिखेंगे। जैसे कि पिताजी की बहन आपकी क्या लगेंगी? तो पिताजी की बहन आपकी लगेंगी बुआ जी, तो यहाँ लिखेंगे बुआ। नेक्स्ट है माताजी की माँ क्या लगेंगी? तो माताजी की माँ कौन होंगी आपकी? नानी, तो यहाँ लिखेंगे नानी। नेक्स्ट है पिताजी के बड़े भाई कौन होंगे आपके? तो पिताजी के बड़े भाई होंगे आपके ताऊ जी, तो यहाँ लिखेंगे ताऊ। नेक्स्ट है माताजी का भाई, तो माताजी का भाई कौन होता है आपका? तो माताजी के भाई लगते हैं मामा। नेक्स्ट है पिताजी के पिताजी, तो पिताजी के पिताजी कौन होंगे? तो पिताजी के पिताजी को कहते हैं दादाजी, तो यहाँ पर लिखेंगे दादाजी। तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। अचानक चिराग में रगड़ लगने के कारण उसमें से एक जिन्न प्रकट हो गया। वह अलादीन से बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? इसके आगे क्या हुआ होगा? कहानी को आगे बढ़ाइए और लिखिए। तो सभी जो है अपने दिमाग में सोचेंगे, यानी कि अनुमान लगाएंगे कि उस कहानी में फिर आगे क्या हुआ होगा। तो अपने विचार जो हैं, जो भी आप कल्पना में सोच सकते हैं, उन विचारों को यहाँ पर लिखेंगे। तो कहानी में क्या हुआ होगा? जैसे कि पहले तो अलादीन जिन्न को देखकर डर गया होगा, लेकिन जब जिन्न ने कहा होगा कि क्या हुक्म है मेरे आका, तो यह सुनकर अलादीन को समझ आया होगा कि यह तो जिन्न है। फिर उसने उससे सबसे पहले उसे गुफा से बाहर निकालने के लिए मदद मांगी होगी। तो आप भी इसी तरीके से अपने कल्पना में सोची गई कहानी का यहाँ पर आगे लिखेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर आपके हाथ जादुई चिराग लग जाए तो आप जिन से कौन कौन सी 3 चीज़ें मांगना चाहेंगे? तो आप जो भी चीज़ें उस जादुई चिराग से मांगना चाहेंगे उनके नाम लिखेंगे। जैसे कि कक्षा में मॉनिटर बनना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, अपने पसंद के सामान आदि मंगाना। तो आप जो भी चीज़ें लेना चाहेंगे आप यहाँ पर उनके नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, खजाने और इतिहास का बहुत पुराना रिश्ता है। हर प्रदेश का अपना एक इतिहास और अपना ही एक अनोखा खजाना होता है। भारत के किसी भी एक प्रदेश के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश कीजिए एवं लिखिए। आप अपने बड़ों, शिक्षक, इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। आप अपने दोस्तों से जो दूसरे शहरों से आए हैं उनके साथ भी चर्चा कर सकते हैं। भारत के किसी भी एक प्रदेश के इतिहास के बारे में जानने के लिए आप किसी से भी मदद ले सकते हैं। तो आप किसी भी एक स्थान के खजाने के बारे में लिखेंगे। तो जैसे कि उदाहरण के रूप में यहाँ पर मैंने लिखा है जहांगीर का खजाना, यानी कि जहांगीर के खजाने के बारे में। राजस्थान के अलवर में मुगल बादशाह जहांगीर का खजाना दबा होने की बात कही जाती है। कहते हैं कि जहांगीर अपने निर्वासन के दौरान इस क्षेत्र में था और उसने यहीं के जंगलों में किसी गुप्त स्थान पर अपना खजाना दबा रखा था। तो आप भी ऐसे ही किसी स्थान के खजाने के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, अलादीन एंड जिन टुगेदर मेड अ फैमिली ट्री ऑफ अलादीन्स फैमिली सोन बिलो। अलादीन और जिन ने मिलकर नीचे अलादीन के परिवार का एक फैमिली ट्री बनाया है। लुक एट इट, इसे देखिए एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो है अलादीन की फैमिली है। ये अलादीन की माँ है मरियम और ये अलादीन के फादर हैं अली। ये है मरियम की मदर और ये मरियम के फादर हैं, यानी कि अलादीन की माँ की माँ हैं ये, और ये अलादीन की माँ के पिताजी हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे फिर यहाँ पर किसकी फैमिली है, ये है अलादीन की मदर की फैमिली। यहाँ पर ये मरियम की नानी हैं, यानी कि अलादीन की मदर की नानी, और ये मरियम के नाना हैं। यहाँ पर ये जो मरियम की दादी हैं और ये मरियम के दादा हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन है, ये है मरियम की नानी की मदर और ये मरियम की नानी के फादर हैं। यहाँ पर ये कौन है, ये है मरियम के नाना की मदर और ये है मरियम के नाना के फादर। यहाँ पर ये इस जनरेशन में कौन है, ये है मरियम की दादी की मदर और ये मरियम की दादी के फादर हैं। नेक्स्ट जनरेशन में मरियम की दादा के मदर हैं और ये दादा के फादर हैं। तो यहाँ पर ये कितनी जनरेशन है, यहाँ पर ये 5 जनरेशन हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ मैनी जनरेशन्स आर शोन इन द चार्ट। इस चार्ट में जो है कितनी पीढ़ियाँ दर्शाई गई हैं, कितनी जनरेशन्स हैं, तो कितनी हैं, देयर आर 5 जनरेशन्स इन दिस चार्ट। इस चार्ट में
5 जनरेशन्स हैं किसकी, अलादीन की। हाउ मैनी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स डज मरियम हैव, मरियम जो कि अलादीन की माँ हैं उनके कितने ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 8 जो हैं वो मरियम के ग्रैंड पेरेंट्स हैं। कौन कौन है, मरियम की नानी की मदर और नानी के फादर, नाना की मदर और नाना के फादर, उसके बाद मरियम की दादी के फादर और दादी की मदर, दादी की दादा की मदर और दादा के फादर। तो कितने ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, 8। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ़ अलादीन टेक्स दिस चार्ट अहेड टू फर्दर जनरेशन्स, यदि जो है अलादीन इस चार्ट को आगे की जनरेशन के लिए बढ़ाता है, हाउ मैनी एल्डर्स विल बी देयर इन द 7th जनरेशन्स। तो आपको इसी चार्ट के बेस पर बताना है कि 7वीं जनरेशन में उसके कितने एल्डर्स होंगे, कितने बड़े होंगे। हाउ डिड यू फाइंड आउट दिस आंसर, और आप ये जो आंसर जो है आप पता लगाएंगे तो आपको ये भी बताना है कि आपने इसे कैसे पता लगाया। तो आंसर क्या होगा, देयर विल बी 64 यानी कि 32 + 32 64 एल्डर्स इन द 7th जनरेशन। जो 7वीं जनरेशन होगी उसमें 64 एल्डर्स होंगे, जो बड़े होंगे, बड़े सदस्य वो 64 होंगे। आई फाउंड इट बाय आइडेंटिफाई द पैटर्न सोन इन द अबव चार्ट। मैंने इसका पता कैसे लगाया है, इसका पता लगाया है ऊपर जो चार्ट दिया गया है इसमें एक पैटर्न दिया गया है, उसे पहचान कर मैंने इसका पता लगाया है। तो आप जो है इस तरीके से इसे करेंगे। यहाँ पर ये चार्ट है, इसमें एक पैटर्न है, यहाँ देखेंगे 1st जनरेशन में है अलादीन, उसके बाद 2nd जनरेशन में है अलादीन के मदर और अलादीन के फादर, उसके बाद 3rd जनरेशन में यहाँ पर अलादीन की मदर के पेरेंट्स हैं, फादर और मदर, और यहाँ पर केवल जो अलादीन की माँ है उनके पेरेंट्स की जो है यहाँ पर फैमिली जो जनरेशन है दिखाई गई है। यहाँ पर अलादीन के फादर की फैमिली नहीं दिखाई गई है। तो 2 जो है यहाँ पर 2 मेंबर हैं अलादीन की मदर के, तो यहाँ पर 2 ही किसके होंगे, अलादीन के फादर के। तो कितने हो गए, 2 × 2 4। अब ऐसे ही नेक्स्ट है, नेक्स्ट में कितने हैं, 4, तो 4 ही हो गए अलादीन के फादर के, तो कितने हो गए, 8। अब नेक्स्ट में कितने हैं, नेक्स्ट में यहाँ पर हैं 8 जो हैं अलादीन की जो माँ है मरियम उनकी फैमिली के कितने मेंबर हैं, 8 एल्डर्स हैं, तो 8 ही हो गए। अलादीन के फादर के तो कितने हो गए यहाँ पर, 16। तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी 6, तो उसमें कितने होंगे, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो गए, 32। तो 6th जनरेशन में होंगे 32 मेंबर्स। अब नेक्स्ट होगी 7th जनरेशन, तो 7th में कितने होंगे, 32, और 32 को जब हम प्लस कर देंगे तो कितने हो गए, 64। तो 64 एल्डर्स होंगे 7th जनरेशन में। तो आप इस तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करके यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, मेक अ फैमिली ट्री ऑफ योर फैमिली रनिंग टिल 5 जनरेशन्स। यहाँ पर आप जो है जैसे कि अलादीन की फैमिली का यहाँ पर 5 जनरेशन तक फैमिली ट्री है, आप भी ऐसे ही अपनी फैमिली का 5 जनरेशन्स तक का फैमिली ट्री बनाएंगे और उनकी पिक्चर्स यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, इमेजिन एंड ड्रॉ हाउ अ जिन वुड लुक लाइक इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जिन की पिक्चर बनाएंगे कि आपको कल्पना करनी है, सोचना है कि जिन जो है वो कैसा दिखाई देगा। तो आप अपनी इमेजिनेशन को यहाँ पर उतार देंगे, इट मीन्स यहाँ पर उसकी पिक्चर ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यूजिंग द डिक्शनरी फाइंड द सिनोनिम्स। यहाँ पर आपको डिक्शनरी का यूज़ करके कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची बताने हैं। वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। सिनोनिम मीनिंग यानी कि वर्ड्स हैविंग द जिसका मीनिंग जो है वो बिल्कुल सेम हो, ऐसे वर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं। ऑल्सो राइट देयर हिंदी वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट अबव, और उनकी हिंदी भी लिखनी है। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, मैजिशियन, मैजिशियन किसे कहते हैं, जादूगर को। तो मैजिशियन वर्ड का सिनोनिम क्या होगा, विजर्ड। तो यहाँ पर विजर्ड दिया गया है। ऐसे ही आपको आगे के शब्दों के यहाँ पर सिनोनिम लिखने हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है एंग्री, एंग्री मीन्स होता है नाराज, तो यहाँ पर लिख देंगे नाराज। एंग्री का सिनोनिम होगा फ्यूरियस यानी कि नाराज। नेक्स्ट है क्लोज, क्लोज कहते हैं, क्लोज के 2 मीनिंग होते हैं, बंद भी होता है और समीप यानी कि पास में, कि सिनोनिम भी ऐसे ही होंगे। तो क्लोज के सिनोनिम होंगे नियर, नियर का अर्थ क्या होता है, नियर यानी कि समीप भी इसका सिनोनिम होगा, और एंड यानी कि बंद, अंत, इसका सिनोनिम एंड भी होगा।
अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, इन जिन द लेटर डी इज साइलेंट। जिन जो वर्ड है इसमें डी लेटर साइलेंट है, यानी कि बोला नहीं जाता है। सो वी प्रोनाउंस इट एज जिन, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, जिन बोलते हैं। कैन यू टेल द लेटर्स दैट आर साइलेंट इन द मेंशन्ड वर्ड्स। क्या आप नीचे दिए गए शब्दों में बता सकते हैं कि कौन से लेटर्स जो हैं वो साइलेंट हैं, उन्हें बोला नहीं जाता है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर वर्ड है एग्जाम्पल के लिए नाइफ, तो नाइफ में जो है क्या बोला जाता है, नाइफ, NIF ही, केवल इस वर्ड को हम बोलते हैं कि इसमें साइलेंट होता है। अब ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है थम, THUMB, तो इसमें बी जो है क्या होता है, साइलेंट होता है। हम क्या बोलते हैं, थम बोलते हैं, ना कि थम्ब। तो यहाँ पर लिखेंगे THUM, थम बोलते हैं हम। नेक्स्ट है वेनेसडे, तो वेनेसडे में डी जो है साइलेंट होता है, इसे हम नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेनेसडे, WENESDAY। नेक्स्ट है टॉक, टॉक मीन्स होता है बातचीत करना। तो टॉक जो वर्ड है इसमें हम बोलते हैं TAK, इसमें साइलेंट होता है L, तो यहाँ पर लिख देंगे L और यहाँ लिखेंगे TAK। नेक्स्ट है बिस्किट, तो बिस्किट जो वर्ड है इसमें साइलेंट कौन सा लेटर होता है, U लेटर जो है वो साइलेंट होता है, क्या बोलते हैं हम, BISCIT, बिस्किट। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, सपोज यू गेट अ चांस टू बिकम अ जिन फॉर वन डे। मान लो कि आपको एक दिन के लिए जिन बनने का मौका मिला है। वॉट ऑल मैजिकल थिंग्स वुड यू लाइक टू डू इन द वर्ल्ड। तो आप इस दुनिया में जो है कौन कौन सी जादू वाली चीज़ें करना पसंद करोगे, यानी कि आप कौन कौन से जादू से काम करना चाहेंगे। राइट इन अ फ्यू सेंटेंसेस, इसे आपको कुछ वाक्यों में लिखना है। तो आप जो भी कार्य जादू से करना चाहेंगे उनके नाम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि यदि आप किसी की मदद करना चाहते हैं, या फिर कोई सामान लेना चाहते हैं, या किसी भी स्थान पर जाना चाहते हैं, तो इन सभी चीज़ों को आप जो है यहाँ पर कुछ सेंटेंस में लिखेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, अ ट्रेजर कंप्राइज गोल्ड, डायमंड्स, जेम्स, ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन्स एट्सेट्रा। खजाना जो है, खजाने में क्या क्या चीज़ें आती हैं, खजाना कहते हैं सोने चांदी को, जो गोल्ड सोने के सिक्के होते हैं, जो आभूषण होते हैं, रत्न होते हैं, हीरे जवाहरात, ये सभी खजाने में आते हैं। द गोल्ड कॉइन्स वर अ टाइप ऑफ करेंसी यूज्ड इन हिस्ट्री। गोल्ड कॉइन्स यानी कि सोने के सिक्के जो पास्ट में, हिस्ट्री में, इतिहास में कभी करेंसी हुआ करती थी, यानी कि मुद्रा हुआ करती थी। विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, अडल्ट, पीयर्स, टीचर्स फिल द टेबल बिलो। अब जो है आप अपने बड़ों की मदद से या फिर इंटरनेट की सहायता से नीचे दी गई टेबल को फिल करेंगे। यहाँ पर नेम ऑफ कंट्री, देश का नाम है, हिंदी में और इंग्लिश में। यहाँ पर करेंसी लिखनी है आपको, और यहाँ पर सिंबल ऑफ करेंसी, उस करेंसी का प्रतीक चिन्ह लिखना है। यहाँ पर कंट्री है इंडिया, यानी कि भारत। भारत की करेंसी क्या है, रुपीज़ है। इसका सिंबल है, आप देख सकते हैं, ये है सिंबल, रुपए जो है वो सिंबल है। नेक्स्ट कंट्री है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। इसकी करेंसी आपको लिखनी है। तो करेंसी क्या है इसकी, इसकी करेंसी है धीरम। ये है धीरम का प्रतीक चिन्ह, यानी कि करेंसी का सिंबल है। नेक्स्ट कंट्री है जापान। जापान की करेंसी क्या है, जापान की करेंसी है येन, ये है येन का सिंबल। नेक्स्ट है यूएसए। यूएसए का नाम है हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यूएसए की करेंसी कौन सी है, यूएसए की करेंसी का नाम है डॉलर, जिसका प्रतीक चिन्ह आप देख सकते हैं इस तरीके से होता है। नेक्स्ट कंट्री है फ्रांस। फ्रांस की करेंसी है यूरो, तो ये है यूरो का प्रतीक चिन्ह। तो आप इस तरीके से इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इमेजिन यू गेट अ चांस टू गो टू जापान फॉर अ पिकनिक। आपको मान लो, कल्पना करिए कि आपको एक दिन जो है पिकनिक पर जापान जाने का मौका मिलता है। यू विल नीड मनी, तो आपको पैसों की ज़रूरत होगी फॉर योर पिकनिक, अपने पिकनिक के लिए। एंड इंडियन रुपीज़ विल नॉट वर्क देयर, वहाँ पर जो इंडियन करेंसी है वो नहीं वर्क करेगी, यानी कि उसका कोई यूज़ नहीं होगा। यू विल नीड योर इंडियन रुपीज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू जापानीज येन। तो आपको जो है अपने इंडियन रुपीज़ को जापानीज येन में, जो जापान की करेंसी है उसमें चेंज करना पड़ेगा। लेट्स कन्वर्ट। अब आइए हम कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, एंड फाइंड आउट, और पता लगाते हैं द टोटल येन
सारे येन करेंसी यू एंड योर फैमिली विल हैव फॉर द पिकनिक, जो कि आपके और आपके परिवार के पास होगी। इट मीन्स जो आप चेंज करके इंडियन रुपीज़ को कन्वर्ट करके येन जो है वो कितनी होंगे। इफ़ 1 येन इक्वल टू 2 रुपीज़, यदि 1 येन जो है वो 2 रुपये के बराबर है, तो आपको जो है बताना है। यहाँ पर पर्सन के नेम है, मनी इन रुपीज़ है, और आपको यहाँ पर मनी इन येन में लिखनी है कि येन में जो है मनी कितनी होगी। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट है यू, यानी कि आपके पास है 950 रुपये। इंडियन रुपीज़ कितने हैं, 950 रुपीज़। आपको यहाँ पर लिखनी है मनी इन येन, तो इसके लिए आप क्या कर देंगे, 950 जो है इसे डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। तो जब हम 950 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 475। यानी कि 950 को जब कन्वर्ट करेंगे तो येन जो है वो कितने होंगे, येन करेंसी होगी 475। नेक्स्ट है फादर, फादर के पास है 2500 रुपीज़। तो इसके लिए आप ऐसे ही करेंगे, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर आता है 1250। तो येन करेंसी हो गई 1250 येन। नेक्स्ट है मदर, मदर के पास है 3600, तो इसे कन्वर्ट करने पर कितने हो गए, 1800। नेक्स्ट है एल्डर सिस्टर, एल्डर सिस्टर के पास हैं 1200 रुपीज़। इसे ऐसे ही 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 2 से डिवाइड करने पर कितना आंसर आया है, 600। यानी कि चेंज करने पर येन करेंसी हो गई 600, तो यहाँ पर लिख देंगे 600। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, टोटल रुपीज़ लिखने हैं, तो इन्हें आप इस तरीके से जोड़ लेंगे, तो टोटल करने पर कितने हुए, 8250। और टोटल येन जो करेंसी है वो कितनी हो गई, तो इसकी हाफ कितनी हुई, 4125 येन। यहाँ पर जो स्पेस दिया गया है आप यहाँ पर डिवाइड करके देख सकते हैं, ये जो स्पेस है वो कैलकुलेशन के लिए दिया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, लाइक जापानीज करेंसी डिफरेंट करेंसीज हैव डिफरेंट वैल्यूज़। जैसे कि जापानीज़ करेंसी है उसकी तरह जो अलग अलग करेंसीज हैं उनकी अलग अलग वैल्यू होती है। द टेबल बिलो शोज सम करेंसीज, नीचे जो टेबल है वो कुछ करेंसी दिखाती है व्हेन कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीज़, जब उन्हें इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाता है। लुक एट देम एंड कंप्लीट द टेबल, अब आप उन्हें देखिए और इस टेबल को कंप्लीट करिए। तो यहाँ पर देखेंगे $1 जो है वो 73.92 रुपीज़ के बराबर है। €1 जो है वो 84.72 रुपीज़ के बराबर है, और दिरम जो है वो 20.51 रुपीज़ के बराबर है। तो आपको जो है इसे कैसे करना है, फाइंड कॉस्ट ऑफ $100। तो यहाँ पर बताना है कि $100 में कितने इंडियन रुपीज़ होंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, 73.92 से 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे। तो इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, 7392, यानी कि $100 में इंडियन रुपीज़ होंगे 7392 रुपीज़। अब नेक्स्ट है €1 इक्वल टू 84.72 इंडियन रुपीज़। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 84.72 को 10 से €10 में बताने कि कितने इंडियन रुपीज़ होंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर आते हैं 847 रुपीज़ 20 पैसे। नेक्स्ट है दिरम, 1 दिरम इक्वल टू 20.51 रुपीज़। तो इसे जो है यहाँ पर बताना है कि 100 दिरम में कितने इंडियन रुपीज़ होंगे। तो इसकी आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंडियन रुपीज़ होंगे 2051 रुपीज़। तो आप यहाँ पर ये जो स्पेस दिया गया है यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेशन यानी कि मल्टीप्लाई करके यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे। तो इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप इसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे और अपने टीचर से चेक कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।